सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यानी राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती भारत देश के सामने थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बाद सबके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर के आ रहा था कि नेहरू के बाद इस कांग्रेस पार्टी का इस देश का उत्तराधिकारी कौन होगा, और बहुत ही सरल शब्दों में इस प्रश्न को हल कर लिया गया कि नेहरू के बाद इस कांग्रेस पार्टी का या फिर इस देश का उत्तराधिकारी शास्त्री जी होंगे। और शास्त्री जी ने इतनी कठिन परिस्थितियों में इस देश की बागडोर संभाली और उसको बड़े सुचारू ढंग से उसको इस यानी युद्ध की परिस्थितियों में, अकाल की परिस्थितियों में अपने देश को आगे ले जाने का काम किया। और आज हम शास्त्री जी के बाद किस उत्तराधिकारी के रूप में भारत देश ने या कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा, उसके बारे में हम जानेंगे। शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत पर बार बार मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे भी फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों को अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी की सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया, यानी इंदिरा गांधी को नियुक्त कर लिया गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा सा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी, और इस वक्त तक यानी थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ें। 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष। 1964 से 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर रही। 1967 से 1971 और 1980 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व के लिए में विजयी बनाया। गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और पृथ्वी परस की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक प्रशिक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई। प्यारे बच्चों, जब भी इंदिरा गांधी के बारे में कुछ पता चले, लिखना है, तो यहाँ से इसके महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र, इनका जन्म के बारे में, इनके कानूनों के बारे में, इनके देश के प्रति क्या मुख्यता रही, ये सारी बातें यहाँ से हम देख सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इससे इंदिरा गांधी को कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। चौथा आम चुनाव आ जाता है। इसी संदर्भ में भारत में राजनीतिक
और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति पर गहरा बदलाव था। चुनाव के संदर्भ में चौथे आम चुनाव आने से देश में बड़े बदलाव हो चुके थे और 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी देहावसान हो चुका था। नए प्रधानमंत्री के पद संभाले हुए अभी तक 1 साल हो गया था, अरसा भी नहीं हुआ था। साल ही में इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभव माना जा रहा था। इस अध्याय में पूर्ववर्ती हिस्से में तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप इस बात को जान चुके हैं। इस अरसे में देश के गंभीर आर्थिक संकट था, मानसून असफल यानी अकाल पड़े हुए थे, खेती में पैदावार गिरावट थी, गंभीर खाद्य समस्या थी, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी थी, औद्योगिक उत्पादन निर्यात में गिरावट के साथ साथ सैन्य खर्चे भी भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मध्य लगाना पड़ा और इस सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसले में एक रुपये का अवमूल्यन करना माना गया कि रुपये के अवमूल्यन की अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थे, जो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई। आर्थिक स्थिति विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश में दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली व्यक्त की। इसे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध में ज़्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी समाजवादी पार्टी के व्यापक समानता के संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह में मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी में किसानों के बीच विद्रोह को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद अब इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि इंदिरा गांधी यानी शास्त्री जी के बाद कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी का कार्य क्षेत्र और इंदिरा गांधी की बागडोर के बारे में हमने पढ़ा और चौथे आम चुनाव के बारे में हमने पढ़ा। इन पर आप सुंदर नोट्स लिखेंगे और उनको याद करेंगे। हम इस दौर में यानी किस बात को पढ़ रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में किन किन के हाथों में बागडोर आई और किन किन ने देश की सत्ता को संभालते हुए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए, इसके बारे में आप सुंदर नोट्स तैयार करें। और इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल और जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो भी कार्य क्षेत्र थे उनके बारे में आप सुंदर नोट्स तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद।